नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसबी रेडियंट फ्यूचर में। तो जैसा कि हमने आपसे कल डिस्कस किया था सीटेट के बारे में, आज हम आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि विगत वर्षों में आए हुए सवालों के विषय में चर्चाएं करेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारा पैटर्न किस तरीके का है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है और क्या क्या हम चीजें हैं जिनको कर सकते हैं। और आप क्वेश्चन से समझ जाएंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन है। देखिए, जब तक हम नहीं पहुंचते कहीं तो हमें पता नहीं होता कि वो जगह कैसी है। जब हम व्यक्तिगत रूप से या खुद जाके देख लेते तो हमारी समझ में आ जाता है कि चीजें किस तरीके से। आज कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं, उनमें से पहला क्वेश्चन है ये, स्थल का एक सकरा भाग, सकरा यानी कि कंज्यूम किया हुआ, जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। क्लियर? तो इसका सही आंसर देखिए, ऑप्शन क्या क्या है, स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी और जल संधि। क्लियर? तो इसका सही ऑप्शन है स्थल संधि, स्थल संधि। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, स्थल संधि दो स्थानों को जोड़ने का स्थान, जोड़ने का स्थान, यानी कि दो स्थान है। मान लीजिए ये एक स्थान है, ये एक स्थान है, तो ये जो जुड़ा हुआ भाग है ये क्या कहलाता है, स्थल संधि। क्लियर? अब देखिए यहां हम ऑप्शन से ही क्वेश्चनों को बनाएंगे, देख सकते हैं। मान लीजिए कि अब ये वाला सकरा भाग आ गया, अब इनमें से क्या ऑप्शनों से क्वेश्चनों को बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखिए आप सारे ऑप्शंस पर चर्चाएं करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। द्वीप क्या होता है, देखिए द्वीप क्या है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा, चारों तरफ से समुद्र से घिरा स्थान, चारों तरफ से समुद्र से घिरा स्थान। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक स्थान है, इसे क्या बोलते हैं, टापू भी बोला जाता है, टापू। ये क्या है, आसपास ये क्या है, जल भरा हुआ, ये क्या कहलाता है, द्वीप। भारत में कौन से दो द्वीप हैं, अंडमान निकोबार, भारत में बहुत प्रचलित द्वीप समूह है। क्या है, अंडमान निकोबार भारत में बहुत प्रचलित द्वीप समूह है। क्लियर? आगे बढ़िए, अगला खाड़ी। अब बात करते हैं हम अगले हमारे ऑप्शन की, जिससे बोला जा रहा है खाड़ी। खाड़ी क्या होता है, खाड़ी के विषय में चर्चा करेंगे। तीन तरफ से स्थल व एक तरफ से समुद्र से घिरा स्थान, समुद्र से घिरा स्थान क्या कहलाता है, खाड़ी कहलाता है। भारत की प्रचलित खाड़ी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। देखिए मान लीजिए ये क्या है, मान क्या नहीं, ये भारत का नक्शा है, यहां पे क्या पड़ता है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। कैसे देखा, देखिए तीन तरफ से केवल एक पार्ट है जो किससे जुड़ा हुआ है, समुद्र से। बाकी ये वाले तीन पार्ट, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है, स्थल से। क्या कहलाते हैं, खाड़ी। अब बात करेंगे जल संधि की। जल संधि क्या होता है, जल संधि किसे कहते हैं, समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर जल का एक संकरा रास्ता क्या कहलाता है, जल संधि कहलाता है। तो हमारे चारों ऑप्शंस के विषय में हमने बात कर ली, हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आ चुका है महाद्वीप के बारे में। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। क्लियर? तो सबसे छोटा क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। लेकिन अफ्रीका के बारे में बात करेंगे हम, यूरोप की विशेषता बताएंगे हम, एशिया महाद्वीप की विशेषता बताएंगे। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप जो है ये क्या है, आकार में बड़ा, आकार में बड़ा मरुस्थल है, यहाँ बड़े मरुस्थल है, बड़े क्या है, मरुस्थल है, और घने वन है, घने वन और जंगली जानवर,
जंगली जानवर। आपसे क्वेश्चन आ सकता है बड़े मरुस्थलों वाला कौन सा महाद्वीप है, तो क्या ऑप्शन होगा? अफ्रीका। ठीक है, घने बल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तब भी आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, जंगली जानवर सबसे अधिक किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप। अब बात करेंगे यूरोप की। क्लियर, ये अफ्रीका महाद्वीप के विषय में हो गया। अब बात करेंगे यूरोप महाद्वीप। ये कैसा है? ठंडा महाद्वीप है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ठीक है, ऑप्शन आ सकता है यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्या है? रूस है। क्लियर, ठंडा प्रदेश है। अब देखिए रूस से एक लेटेस्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 की क्या कर रहा है? मेजबानी कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। मॉस्को रूस की राजधानी। अब रूस का युद्ध किस देश से चल रहा है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। ये हमारी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, रूस हो गया। अब बात करेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के विषय में हम बात करें, पहली बार जो हम लोग रह रहे हैं, हम भी कहां रह रहे हैं? एशिया महाद्वीप में। ये क्या है? पृथ्वी का 30% स्थल है। स्थल घेरे हुए है। क्या है? 30% स्थल घेरे हुए है। और आबादी कितनी रहती है यहाँ? आबादी कितनी रहती है? 60% यहाँ पे आबादी रहती है। क्लियर, सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन के द्वारा हमने आपको सारे क्वेश्चंस कराए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। जुड़िए हमसे, हम चीजों को इसी प्रकार से लेके चलेंगे आगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये। देखिए खूबसूरत क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर, देखिए यहां एक शब्द आपने देख लिया, प्राथमिक स्तर। ठीक है, ये क्वेश्चन सी टेट का है और यूपी टेट में भी पूछा गया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और सभी। तो देखिए सामाजिक विज्ञान, हमने यहाँ क्या लिखा हुआ? सामाजिक विज्ञान, SST। SST, तो यहाँ सारे सब्जेक्ट आएंगे उसमें। लेकिन यहाँ एक देखिए ये सब्जेक्ट आ गया समाजशास्त्र। ये आपने कभी प्राथमिक स्तर पर पढ़ा है? ये सुना है नाम? नहीं। बीए में जब आप पहुंच जाते हैं वहां आप इस सब्जेक्ट को देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन इसकी वजह से क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इतिहास, भूगोल। अब इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र छूट गया, इसकी वजह से ये ऑप्शन भी गलत है। सभी नहीं हो सकते। हमारा ऑप्शन कौन सा है? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चर्चाएं करेंगे। चलिए हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी। विशेष रूप से निर्मित तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। मछलियों का प्रजनन क्या कहलाता है? ठीक है, बताइए। ऑप्शन एक है विटीकल्चर, दो है हॉर्टिकल्चर, तीसरा है पिसीकल्चर और चौथा है सेरिकल्चर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पिसीकल्चर। ठीक है, अब देखिए हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑप्शन है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में किसकी पढ़ाई की जाती है? हॉर्टिकल्चर में बागवानी, उगाने का तरीका, उगाने का तरीका, उसके साथ साथ पौधों की स्टडी, पौधों का अध्ययन। ठीक है, पिसीकल्चर में क्या है? मछली पालन। और पिसीकल्चर में क्या है? अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। और सेरीकल्चर में क्या है? सेरीकल्चर में क्या है बताइए। देखिए
ऑप्शन को साथ लेके, मान लीजिए यहाँ मछली के बारे में बोला, अब मछली की जगह हो सकता था वो अंगूर के बारे में बोलता, तो अंगूर के लिए ऑप्शन क्या सही होता? विटीकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के लिए क्या बोला जाता है? देखिए, पौधों उगाने का अध्ययन निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे? हॉर्टिकल्चर। बागवानी का अध्ययन किसमें किया जाता है? हॉर्टिकल्चर। उगाने का तरीका किसमें आता है? हॉर्टिकल्चर में। पिसीकल्चर में क्या है? मछली पालन। क्लियर? यहां तक क्लियर है या नहीं बताइए? आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक चीज आने वाले समय में हम सीडीपी की क्लास भी लेके आने वाले, एसएसटी को देख रहे हैं हम, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से, आपका सीटेट 1 महीने में लगभग पास होने के कगार पर आप लोग पहुंच जाएंगे। देखिए, बात करते हैं, निम्न में से किस कवि के विचारों को पंचगणी और बीजिक में संरक्षित किया गया है? और बीजिक, ठीक है, किस कवि के बारे में? तो देखिए, ऑप्शन क्या है? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 3 गुरु नानक और नंबर 4 क्या है? चंद बरदाई। तो देखिए, कबीरदास इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि जो बीजिक है ये कबीरदास की प्रमुख रचना है। कबीरदास की एक आध और रचना है, एक तो है बीजक, ठीक है, दूसरी है दोहा, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट इसके बारे में यूपी पुलिस 2018 वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। दोहा और बीजे किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी 2 रचना बेहद इंपोर्टेंट। देखिए, हम यहाँ पे बीजे के बारे में बोला गया, हो सकता था कि दोहा पूछा जाए। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में क्या है? 2 इनकी प्रमुख रचना है, भारत दुर्दशा, दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, गुरु नानक देव क्या है? सिख धर्म के संस्थापक हैं। किसके हैं? सिख धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, चंद बरदाई की क्या है जो प्रमुख रचना है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो इनकी प्रमुख रचना है। क्लियर? क्वेश्चनों को साथ लेके चलना है। आप देखना किस कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्या है, चीजों को बस समराइज करके आगे बढ़ना है, बस, बहुत ज्यादा टफ नहीं। देखिए, बात करते हैं आगे की। अब आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित में से गवर्नर जनरलों में से यह निर्णय किसने लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और इनकी मृत्यु के पश्चात किसी को भी बादशाह नहीं माना जाएगा? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है। ठीक है, तो देखिए, पहला ऑप्शन में क्या है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है हेस्टिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्यों है? आपने जाना होगा या बहुत पहले भी एक कहानियां चलती थी, राज्य हड़प नीति। क्या लेके आए थे? राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, यानी ये एक नीति लेकर आए थे। उस नीति में क्या कहा गया था कि अगर कोई भी ऐसा राजा जिसका जो संतान है, जो खुद की संतान नहीं है, अगर मान लीजिए कोई राजा है, उसका खुद का पुत्र नहीं है, उसने किसी और के बच्चे को गोद लिया है, वह उसका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। ऐसे राज्यों का क्या कहा गया कि ऐसे राज्य का विलय मुगल ऐसे राज्य जो थे, जैसे मुगल भी थे उस टाइम, तो ऐसे राज्यों का विलय अंग्रेजी शासन में स्वतः ही हो जाएगा। यानी अंग्रेज जब तक राजा है तब तक वो रहेगा, उसके बाद क्या है कि वो अंग्रेज उसे अपने अधीन कर लेंगे। तो बहादुर शाह जफर, ये कौन थे? बहादुर शाह जफर, ये आखिरी मुगल बादशाह थे। ठीक है, तो राज्य हड़प नीति कौन लेके आए? डलहौजी। लॉर्ड कैनिंग, ये कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय।
ठीक है, 1858। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, इन्हें क्या है, भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक, भारत में प्रशासनिक ऑब्लिक पुलिस सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक माना जाता है, जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी के विषय में हो गया। अब क्या है, हेस्टिंग, विलियम हेस्टिंग, ये क्या है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल ये थे। ठीक है, अब इतनी हमारी चर्चाएं हो गई। इसके साथ आपके दिमाग में आया, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हो गया, भारत के प्रथम वायसराय हो गया। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कई बार पूछा गया है, भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, कॉर्नवालिस को। ठीक है, अब आपके पास एक सोच रहे होंगे कि बंगाल का हो गया प्रथम गवर्नर जनरल, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, और भारत में सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में क्या हुआ? भारत में सती प्रथा का अंत हुआ था। क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आई होप अच्छा लग रहा होगा, नो डाउट चीजें बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। अच्छा देखिए, सीडीपी का भी एक क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। देखिए, आगमनात्मक अधिगम निम्न में से किस विधि का विरोधाभासी है? किसका है बताइए? व्याख्यान विधि का। क्यों है? आगमनात्मक अधिगम, इसमें क्या होता है, पहले क्या किया जाता है? उदाहरण दिया जाता है, उसके पश्चात क्या है? व्याख्यान होता है। क्लियर, पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद व्याख्यान किया जाता है उस चीज के बारे में। मान लीजिए पहले आपको एग्जाम्पल देके समझाया जाएगा, उसके बाद फिर उसके विषय में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि वो कह रहा है किसका विरोधाभासी है, तो यहाँ पे व्याख्यान शिक्षण क्या है? ये व्याख्यान शिक्षण लेक्चर मेथड, व्याख्यान शिक्षण को लेक्चर मेथड। इसमें क्या है कि टीचर आया या प्रोफेसर आए, सीधा लेक्चर दिया, उसके बाद एग्जाम्पल्स दिया। बट यहाँ सबसे पहले क्या दिया जाता है? एग्जाम्पल्स। उदाहरण का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल्स। क्लियर, चलिए अनुकरण। चलिए संरचनात्मक प्रशिक्षण, इसमें क्या है? संरचनात्मक प्रशिक्षण, डिजाइन करके चीजों को बताया जाता है कैसे क्या चीज करनी है। अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है करके सीखना। इसका मतलब क्या है? करके सीखना। पहले काम को किया जाएगा, उसके बाद क्या है? सीखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया, 8वें क्वेश्चन पर आ गया। भौतिक विशेषताओं के मॉडल, प्रतिकृतियों, खाली स्थान शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन से ही आप बना सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? अर्थशास्त्र, दूसरा क्या है? भूगोल, तीसरा क्या है? राजनीति विज्ञान, चौथा क्या है? इतिहास। ठीक है, भौतिक विशेषताओं, तो भौतिक से क्या बन गया? भूगोल इसका सही आंसर है। इसका मतलब क्या है? जो मॉडल्स हैं, जैसे मान लीजिए आपने स्कूल में गए होंगे तो स्कूल में बोला जाता था कि मॉडल बना के लाना, तो आप एक पृथ्वी बना के ले गए या पेड़ पहाड़ बना के ले गए। किस तरीके से एक जमाना था जब इस तरीके से वो बनाया जाता था कि ये पहाड़ हैं, यहाँ पे एक झरना बह रहा है इस तरीके से, यहाँ पे एक वो है कुटिया बनी हुई है, यहाँ से सूरज निकल रहा है। तो ये क्या है? ये भौतिक चित्र है। क्या है? भौतिक चित्र, यानी कि जो हमारी पृथ्वी पर घटनाएं हो रही हैं उसको चित्र के माध्यम से
बताने की कोशिश की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आ गया। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये भी किसका है, आपके यूके टेट का है। यूके टेट का क्वेश्चन है स्थानीय, और सी टेट में भी पूछा गया है। सी टेट में भी ये क्वेश्चन आया है। स्थानीय समाचार पत्रों से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। देखिए किससे हो रहा है, समाचार पत्र। देखिए जो हमें सूचनाएं मिलती हैं किसी भी घटना के विषय में, वो 3 तरीके से मिलती हैं, प्राथमिक स्तर, द्वितीयक और तृतीयक। यहाँ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। देखिए प्राथमिक स्तर क्या है, प्राथमिक स्तर क्या है, सबसे पहले जो वहां चीजें हो रही है, इसका सही ऑप्शन क्या है, प्राथमिक स्तर, समाचार पत्र। तो देखिए सबसे पहले जो सूचना होगी वो प्राथमिक स्तर पर कौन कौन सी सूचनाएं होती हैं, प्राथमिक स्तर पर सबसे क्या है, समाचार पत्र। दूसरा है भाषण, तीसरा क्या है, पहला हो गया समाचार पत्र, दूसरा क्या हो गया, भाषण हो गया, तीसरा क्या हो गया, भाषण हो गया, समाचार पत्र हो गया, 2 ही है। उसके साथ क्या, द्वितीयक। द्वितीयक क्या है, इन दोनों के बाद, इन दोनों का अध्ययन करके जो निकलता है। मान लीजिए कोई घटना है, अब जैसे मैं बात करूं, भारत जब देश आजाद हुआ होगा तो सबसे पहले आजादी से अगले दिन समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ होगा। भाषण में बोला गया था कि भारत आजाद हो गया, कब हुआ था बताइए, कमेंट में आप लिख के बताइए। बहुत सिंपल है, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे। समाचार पत्र और भाषण में। उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं बताइए, द्वितीयक में क्या था, पुस्तक। यानी इन दोनों के माध्यम से क्या बना, इन दोनों की जानकारी, समाचार पत्र और भाषणों को सुनकर पुस्तकें बनी कि उस समय क्या क्या थे, तो वो क्या द्वितीयक में। तृतीयक में क्या आता है, ग्रंथ। ग्रंथ जैसे रामायण। अब देखिए रामायण में ऐसी कोई पुस्तक तो है नहीं जो रामचंद्र जी लिख के गए। रामायण क्या है कि उस समय की जो घटनाएं थी वो आज हमें पता चल रही है, बहुत पुरानी बातें हो गई, वो क्या है, ग्रंथ। तो प्राथमिक स्तर में क्या थे, समाचार पत्र और भाषण आ गए, दूसरे में क्या है, पुस्तकें हो गई, और तीसरे में क्या है, ग्रंथ हो गए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, प्राथमिक। ठीक है। अब क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है कि स्थानीय स्तर पर पुस्तकों के माध्यम से जो मौसम की जानकारी मिलती है वो किसमें आएगा, द्वितीयक में। ग्रंथों के माध्यम से जानकारी मिलती है वो किसमें आएगा, तृतीयक में। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नई स्लाइड देखिए, 10वां क्वेश्चन। अच्छा ये भी सीडीपी से आ गया, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेडागोगी के क्वेश्चन है, आप इन्हें भी देखते चलिए क्योंकि आने वाले टाइम में हम सीडीपी की क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो देखिए सीखने की अवस्था वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं, अन्य छात्रों के साथ, यानी कि केवल अकेले नहीं, सबके साथ। नया कॉन्सेप्ट है समावेशी शिक्षा। आप जब सीटेट का पेपर देंगे तो सीडीपी जब मैं आप पढ़ाऊंगा तो उसमें समावेशी शिक्षा को एक अलग से स्थान दिया गया। समावेशी शिक्षा क्या है कि आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कास्ट को लेकर भी, एक जमाना था जब कास्टिज्म हमारे भारत में चलता था, जातिवाद चलता था। तो समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशन ये कह रहा है कि समाज के आप सबको साथ लेके चलो, यानी सबका साथ सबका बेगा। इसका सही ऑप्शन क्या है, समावेशी शिक्षा। इसका मतलब क्या है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है। अब यहां था विशेष। देखिए विशेष का क्या मतलब है कि विशेष किन बच्चों के लिए, विशेष कक्षाएं भी होती हैं भारत में, बहुत सारे स्कूल हैं जो विशेष कक्षाएं चलाते हैं, जहां विशेष मतलब अलग से बीएड करे हुए टीचर्स आते हैं जो उन्हें पढ़ाते हैं। विशेष क्या है, अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में सीखने की कम स्थिति, यानी अपनी उम्र की तुलना में सीखने की क्षमता में कमी, सीखने की क्षमता में कमी, उन बच्चों को क्या है, विशेष स्कूल में भेजा जाता है। ठीक है। आधुनिक लेटेस्ट हो गया, विशेष स्पेसिफिक हो गया, समावेशी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे ये रहा, अजंता अजंता गुफा चित्रों में निम्नलिखित, वो अजंता
गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्न में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए थे? पौधे और खनिज। इसका सही ऑप्शन क्या है? पौधे और खनिज। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा और कुछ खास नहीं है। ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पुरानी पांडुलिपियां खालिस्तान पर लिखी गई हैं, बताइए। बहुत लोग यहाँ इस ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, पहले पे, बहुत लोग दूसरे पे जा सकते हैं, कुछ तीसरे पे, कुछ चौथे पर। देखिए, पुरानी पांडुलिपियां लिखी गई हैं, सबसे बड़ी बात है क्या है? लिखी गई है। तो ताड़ पत्रों पर। सही ऑप्शन क्या है? ताड़ पत्रों पर। ये इसका सही ऑप्शन है। पत्थरों पर क्या है? चित्र है। क्या है? केवल चित्र बने हैं। अगर बोला जाता चित्र किस पर है, इसमें कागज पर, कागज नहीं, कागज तो बहुत बाद में आए। सबसे पहले विश्व में सबसे पहले किस देश ने कागज का प्रयोग किया था? पहले कागज का प्रयोग किसने किया था? चीन। याद कर लीजिए इसे भी। किसने किया था? चीन ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। लिखिए, देखिए, निम्न में से कौन सी अवधि मानव इतिहास की सबसे लंबी है? बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे लंबी क्या है? महापाषाण काल, नवपाषाण काल, प्रापाषाण काल और मध्य पाषाण काल। क्या ऑप्शन सही है इसका? प्रापाषाण काल। ये कब से कब तक है? 20 लाख साल से 12,000 ईसा पूर्व तक, यानी कि एडी। ठीक है। और ये क्या है? मध्य पाषाण काल कब से कब तक है? मध्य पाषाण काल है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल क्या है? 9,000 ईसा पूर्व के पश्चात। क्लियर। अब देखिए, यहाँ एक कंफ्यूजन है, ईसा पूर्व और ईसवी। ठीक है, इसके विषय में हम किसी एक दिन चर्चाएं करेंगे। ईसा पूर्व का मतलब क्या है? कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। देखिए, हम एक स्पेसिफिक मान लेते हैं कि ये एक कैलेंडर है, यहाँ हमने लाइन खींच ली, यहाँ गया ईसा मसीह का जन्म। तो उनके जन्म से पहले जो घटनाएं हुई हैं वो क्या है? ईसा पूर्व बोला जाता है। और उनके जन्म के पश्चात जो है उसे ईसवी बोला जाता है। क्लियर। ईसा पूर्व में क्या है? घटते क्रम में है। ईसा पूर्व में क्या होगा? ईसा पूर्व में घटता क्रम होगा, घटता क्रम। और ईसवी में क्या होगा? बढ़ता क्रम होगा। क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चर्चाएं करते हैं। आगे बढ़िए थोड़ा सा। देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, भारत के किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? ये भी सीटेट का क्वेश्चन है। ये भी सीटेट का क्वेश्चन है। इसमें जम्मू कश्मीर आपका सही ऑप्शन है, जो सीटेट में माना गया है। अब देखिए, मैं किताबों पे नहीं जाऊंगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो उनके जम्मू कश्मीर को ही उसमें सही माना गया, इसीलिए मैं भी इसे मान के आगे बढ़ रहा हूँ। हरियाणा के विषय में चर्चा करेंगे। हरियाणा क्या है? एक समय 2011 की जनगणना के अनुसार आप देखिए तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात, यानी कि लड़की और लड़के में भेद करने वाला जिला हरियाणा को माना जाता है। यहाँ पे लिंगानुपात कितना था? 879, 1,000। यानी ये क्या है? लड़के थे तो कितनी लड़कियां थी? इतनी। आज चीजें बदली हैं, लेकिन एक जमाने में ये रेशियो था। जिले कितने हैं इसमें? जिले कितने हैं? 22 जिले हैं। क्लियर। हरियाणा की राजधानी क्या है? बताइए। चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ 3 जगह की राजधानी है। किस किस की है? चंडीगढ़ की भी है, और चंडीगढ़ के साथ किसकी है? पंजाब की भी है, और आपके हरियाणा की भी राजधानी है। गुजरात के विषय में बात करेंगे। बहुत ही अच्छा। गुजरात क्या है? सबसे लंबी तटीय सीमा। भारत का वह राज्य जो सबसे लंबी
तटीय सीमा बनाता है। क्वेश्चन आ सकता है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है? भारत का वह राज्य जो सबसे बड़ी तटीय रेखा बनाता है, तटीय रेखा बनाता है, कौन सा राज्य है? गुजरात। कितने? 1600 किलोमीटर की तटीय रेखा। ठीक है, एक और क्वेश्चन गुजरात से आप मुझे बताइए। देखिए, एक और क्वेश्चन है गुजरात से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में। हिंदी में भी लिखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कितना? 182 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में। आगे चर्चाएं करेंगे। गुजरात के विषय में जानकारी मिल गई आपको? चलिए, गुजरात की राजधानी आप मुझे कमेंट में बताइए, गुजरात की राजधानी कौन है? हरियाणा में एक और चीजें हुई अभी। हरियाणा में क्या है? बीजेपी जीती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए, जम्मू कश्मीर के विषय में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर क्या है? स्थलीय सीमा किसी देश के साथ, भारत का वह राज्य जो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसी देश के साथ साझा करता है। स्थलीय सीमा किसी भी देश के साथ। सबसे लंबी स्थलीय सीमा है पंजाब। क्या है? कृषि के लिए सबसे उपयोगी, कृषि के लिए सबसे उपयोगी राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी। पंजाब के सीएम कौन है वो आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, सारे ऑप्शंस हो गए। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पे आइए। ऋग्वेद। देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। यूपी टेट सी टेट में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आप, यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन आया है, सी टेट में भी आया। ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रचा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी टेट हमारे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से हैं। ऑप्शन क्या है? पाली, संस्कृत, प्राकृतिक, हिंदी। सही ऑप्शन क्या है? संस्कृत। हर भाषा की जननी किसे माना जाता है? संस्कृत को। पाली भाषा किसकी भाषा है? बताइए मुझे, किसकी भाषा है? बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध धर्म की भाषा है, धर्म की भाषा। अब देखिए, यहाँ एक हिंदी का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी भाषा आई? संस्कृत। उसके बाद आई पाली। उसके बाद प्राकृत। उसके बाद अपभ्रंश। उसके बाद अवहट्ट। उसके बाद पुरानी हिंदी। फिर कौन सी भाषा आई? पुरानी हिंदी। उसके बाद क्या आई? हिंदी। इस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ। संस्कृत सबसे पुरानी है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी और हिंदी। क्लियर? सारी बातें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से चीजें चल रही हैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की क्लास है आज। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए। यूपी टेट का क्वेश्चन है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मध्य महाजनपद के पहले शासक थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद के पहले शासक थे। अशोक, बिंबिसार, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। अशोक नहीं, इसका सही ऑप्शन क्या है? बिंबिसार। अशोक के क्या है? शिलालेख है। शिलालेख अशोक के क्या है? शिलालेख है। क्लियर? उसके बाद क्या है? जो आपने पुलिस के ऊपर जो चिन्ह देखा है, यानी टोपी के ऊपर जो है अशोक चिन्ह, कहां से लिया गया है? अशोक के शिलालेखों से चिन्ह। बिंबिसार, इसका सही ऑप्शन है। श्रीगुप्त कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक। श्रीगुप्त कौन से? गुप्त वंश के संस्थापक। ठीक है, उसके बाद समुद्रगुप्त। इनके विषय में क्या? भारत का नेपोलियन कहा जाता था।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? श्रीगुप्त को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन, निम्न में से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से एक नहीं है? सही ऑप्शन क्या है? अहिंसा। बाकी बौद्ध धर्म में धम्मा, संघ और बुद्ध, ये तीनों है अहिंसा। अहिंसा ये किसकी? अहिंसावादी कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा महात्मा गांधी। ठीक है, पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। ये क्या है? दूसरी बार आए थे, पहली बार इससे पहले आ चुके थे। ठीक है, इससे क्या माना जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी कहाँ के थे? गुजरात के। ठीक है, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, 2 अक्टूबर क्या हुआ था? 2 अक्टूबर को क्या है? छुट्टी है, इतना याद रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अरे देखिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन कौन राज्यसभा के सदस्यों का चयन करते हैं? बताइए, कौन करते हैं चयन? विधानसभा के सदस्य। यहाँ पे रह गया खाली विधायक। यही आपका सही ऑप्शन है। जो भी यहाँ पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो इस क्वेश्चन पर ना जाए, क्योंकि ये क्या है? सी टेट का क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता है। लोकसभा क्या है? लोकसभा या संसद का अंग है। संसद का अंग है। निम्न सदन है। निम्न सदन है। क्लियर, संसद का अंग निम्न सदन है। चलिए, विधानसभा। संसद किस किस से बनी है? संसद 3 चीजों से मिली है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए क्लास किस तरीके से आपने देखा होगा चल रही है हमारी, हम पढ़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन भी आ गए, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए, भारत द्वारा निम्न में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय और संघीय शासन प्रणाली। क्लियर, आपने देखा होगा किस तरीके से आज क्लासेस हुई। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस प्रकार से क्लासेस हमारी चलती रहेंगी। आने वाले टाइम में हम आपको CDP और SST की डीप क्लासेस यानी डेस्कटॉप टेबल क्लासेस को लेके आने वाले हैं, जिनसे कि आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। यहाँ 30 में से 25 प्लस कैसे लाना, ये हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे 60 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपको 55 प्लस का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। मिलते हैं कल इसी समय, आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।